नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव। खबरों की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति प्रक्रिया पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई चिंता। कहा, मौजूदा प्रक्रिया में अगर कभी पीएम के खिलाफ आयोग को उठाना पड़े कदम तो होगी मुश्किल। निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव आयुक्त के तौर पर टीएन शेषन की दी नजीर। तिहाड़ से सीसीटीवी फुटेज लीक होने पर कोर्ट पहुंचे सत्येंद्र जैन। खास ट्रीटमेंट वाले वीडियो हो रहे वायरल। इधर डाइट को लेकर जेल अफसरों को कोर्ट ने किया तलब। आफताब ने 2 साल पहले श्रद्धा को टुकड़े टुकड़े करने की धमकी दी थी। शिकायत के बाद पुलिस ने की थी जांच। आफताब का पॉलीग्राफ टेस्ट भी हुआ। गुजरात के प्रचार वार में पीएम मोदी का कांग्रेस पर हमला। कहा, भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद है कांग्रेस। अमित शाह, नड्डा और योगी की भी ताबड़तोड़ रैलियां। बजट में इस बार फर्टिलाइजर को मिल सकती है सबसे बड़ी सब्सिडी। करीब 2.25 लाख करोड़ सब्सिडी मिलने की संभावना। सीएनबीसी आवाज एक्सक्लूसिव। नवंबर एक्सपायरी से पहले बाजार में दायरे में कारोबार। निफ्टी बैंक रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स बढ़त पर बंद। सेंसेक्स 92 और निफ्टी 23 अंक चढ़ा। फुटबॉल वर्ल्ड कप के चौथे दिन 4 अहम मुकाबले। पहले मैच में फ्रांस ने ऑस्ट्रेलिया को 4-1 से दी शिकस्त। बिना गोल के खत्म हुआ क्रोएशिया और मोरक्को का मुकाबला। जर्मनी और जापान की भिड़ंत जारी। और सबसे पहले चुनावी दंगल। आज गुजरात में धुआंधार प्रचार हो रहा है। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह ने बीजेपी की चुनावी कमान थाम रखी है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 जनसभाएं की। वहीं अमित शाह और जेपी नड्डा, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी प्रचार में जुटे रहे दिन भर। इधर आम आदमी पार्टी भी लगी हुई है। उनकी तरफ से मोर्चा संभाल रहे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान। जहां तक कांग्रेस की बात है तो प्रचार का अभियान ज्यादातर प्रदेश नेताओं के हाथ में है। और पाटीदारों के गढ़ माने जाने वाले मेहसाना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर तीखे हमले किए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस घोटालों और परिवारवाद की पार्टी है जो वोट के लिए लोगों को आपस में लड़वाती है। કોંગ્રેસનું મોડેલ એટલે અરબો ખરબોનો ભ્રષ્ટાચાર। કોંગ્રેસનું મોડેલ એટલે એની મોડેલની એક જ ઓખાણ ભાઈ ભતીજાવાદ। કોંગ્રેસનું મોડેલ એટલે વંશવાદ। કોંગ્રેસનું મોડેલ એટલે પરિવારવાદ। કોંગ્રેસનું મોડેલ એટલે જાતિવાદ। कांग्रेसનું મોડેલની પહેચાન સંપ્રદાયવાદ, વોટ બેંક પોલિટિક્સ આજ કોંગ્રેસની પહેચાન। અને કોંગ્રેસે સત્તામાં ટકી રહેવા માટે ભાગલા પાડો, સમાજના જેટલા ટુકડા થઈ શકે એટલા ટુકડા કરો। और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने दक्षिण गुजरात के मांडवी में एक जनसभा के दौरान पर्चा लीक का उल्लेख किया। मान ने कहा कि नेता पर्चा लीक करवाते हैं। आम आदमी की पार्टी की सरकार बनेगी तो पर्चा लीक करने वाले सारे नेता जेल जाएंगे। पेपर की तैयारी करते हो, बहुत इंटेलिजेंट हो, रात को 12 बजे तक पढ़ते हो, सुबह 4 बजे जग के फिर पढ़ते हो, लेकिन जब पता चलता है 2 दिन पहले के पेपर फूट गया, पेपर फूट गया, सपना टूट गया। इन नेताओं के बच्चे ही आगे जाते हैं और पेपर फोड़ने वाले कौन है? नेता। कोई अंदर हुआ? कोई जेल में गया पेपर फोड़ने वाला? 8 दिसंबर को सरकार बना दो। 22 पेपर फूटे हैं, हमने हिसाब लगा रखा है। जिन जिन नेताओं के कहने पर ये पेपर फूटे हैं, दोबारा केस खोलकर 10-10 साल की जेल करेंगे भाई साहब। और अब सीधे चलते हैं गुजरात के ताजा माहौल समझने के लिए केतन जोशी के पास। केतन, बताइए, बड़े बड़े नाम हम देख रहे हैं, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसमें शामिल हैं, तो पूरा माहौल क्या बन रहा है गुजरात का इस वक्त?
पल्स क्या कहता है। बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम अहमदाबाद के अमराईवाड़ी इलाके में मौजूद है और मेरे पीछे यहाँ पर एक जनसभा शुरू हो रही है और मनोज तिवारी और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद जी यहाँ पर आने वाले हैं और ये इलाका है जहाँ पर उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग ही ज्यादातर रहते हैं। तो ये पूरी जनसभा है वो हिंदी में जा रही है और इसी तरह से पूरे गुजरात में आज माहौल है। कुछ ही मिनटों के बाद भावनगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है वो अपना रोड शो करेंगे और सूरत के अंदर योगी आदित्यनाथ का रोड शो भी अभी जारी है। बीजेपी इस तरह से धुआंधार प्रचार कर रही है तो आम आदमी पार्टी के भगवंत मान पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी रोड शो अपना जारी रखा है और अभी भी उनका रोड शो चल रहा है। कहीं पर थोड़ी कमी दिख रही है तो वो कांग्रेस में है। कांग्रेस के राहुल गांधी यहाँ प्रचार में आने के बाद आज कोई बड़ा नेता यहाँ नहीं दिख रहा है, लेकिन आयोजन तो ऐसा भी है कि वो आने वाले हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, अमित शाह, जेपी नड्डा वो अभी सब गुजरात में कैंप किए हुए हैं और हर रोज अलग अलग क्षेत्र में वो प्रचार सभाएं कर रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, लेकिन हमें पता चलेगा 8 दिसंबर को कि आखिरकार गुजरात में पिछले 27 साल से जो बीजेपी का शासन है वो बरकरार रहेगा या कुछ परिवर्तन होगा। तीनों पार्टियां मेहनत कर रही है, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, लेकिन 8 तारीख को पता चलेगा कि आखिरकार गुजरात के ऊपर कौन शासन करेगा। जी केतन, तो आप कह रहे हैं कि कांग्रेस में थोड़ी सी कमी दिख रही है, तो क्या आप वहां पर ऐसा लग रहा है कि ये आमने सामने बीजेपी और आपकी टक्कर होगी या ट्रायंगुलर होगा फाइट? देखिए ये बहुत बढ़िया सवाल आपने किया। बीजेपी की अगर पूरे भारत की बात करें तो बीजेपी की कहीं पर भी ग्रास रूट पर प्रेजेंस है तो वो गुजरात में, लेकिन वो ग्रामीण इलाकों में ज्यादा दिखती है। पिछले चुनाव में भी देखें तो बीजेपी को 99 सीटें आई थी, कांग्रेस को 77 सीट आई थी, तो उनका जनाधार तो है, लेकिन हम कह सकते हैं कि उनके जनाधार में सेंध मारेगा आम आदमी पार्टी के ये सारे लीडर और कुछ हम कह सकते हैं कि वोट बैंक खिसकेगी बीजेपी की। लेकिन बीजेपी की वोट बैंक इसलिए खिसकेगी तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि जो कांग्रेस का जनाधार है वो खिसकता जा रहा है। उनका सीधा फायदा जो कांग्रेस को होने वाला था, लेकिन आम आदमी पार्टी की एंट्री हो गई तो हम कह सकते हैं कि बीजेपी अपने स्थान पर रह सकती है। अभी का एक अनुमान है, आखिरकार 8 तारीख को पता चलेगा, लेकिन अभी कांग्रेस है वो पिछड़ती हुई साफ दिख रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका केतन। बढ़ते हैं आगे। गुजरात के चुनावी दंगल में किसका पलड़ा भारी है, आज चुनाव अड्डा में इसी पर एक बड़ी चर्चा होगी शाम 7:57 पर। और चुनाव है तो चुनाव के रंग रोगन, साजो सामान, इनका जो है बाजार भी खिल रहा है गुजरात में। शॉल, पटके, खेस, यहाँ चुनावी माहौल में इसकी खास पहचान है और इनका कारोबार भी काफ़ी जोर पकड़ रहा है। कम से कम 70 से 75 करोड़ की चुनावी सामग्री का कारोबार गुजरात में होना है और 60,000 लोगों को इससे रोजगार मिलता है। केतन जोशी की ये रिपोर्ट देखिए। इलेक्शन के दौरान नेताओं लोग खेस पहनते हैं या तो फिर वो पटका शाल ओढ़कर ही आपको देखने को मिलते हैं। इस वक्त हम अहमदाबाद की एक ऐसी ही यूनिट पर मौजूद है जहां 12 मास इस तरह का साहित्य बनता है। आप देख सकते हैं कि बीजेपी के जो खेस नेता पहनते हैं वो यहाँ बनने का काम जारी है। एक अनुमान के मुताबिक कम से कम 60 से 75 करोड़ का इस तरह का साहित्य है वो एक विधानसभा चुनाव में इस्तेमाल होता है। इस वक्त हमारे साथ इनके जो प्रमोटर है वो हमारे साथ मौजूद है, आइए हम उनसे बात करते हैं। हमें ये बताइए कि ये जो आपने साहित्य बनाया है इसकी क्या खूबी है? ये खूबी ऐसा है कि समय के अनुसार जो डिमांड निकलती है डिज़ाइनर लुक, और पूरे विश्व में हमें गर्व है कि पूरे विश्व में अगर डिज़ाइनर लुक जो केस बनता है ज़रूरत के हिसाब से, नेता लोगों की पर्सनालिटी के हिसाब से, वो हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। और हमारा केस आरती टेक्सटाइल जो अहमदाबाद में बना हुआ केस अपने भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी, अमित भाई शाह, और बहुत गर्व की बात है हमारे लिए कि हम पिछले 15-20 साल से ये अलग अलग डिज़ाइन है, थोड़ा ये हमें बताइए। जी, ये डायमंड वाला केस है,
ये हमारे यूनिट में बना है कंप्लीट। इसमें ये बनने में खूबी ऐसा है कि एटलीस्ट 40 से 50 परिवार लगते हैं, मतलब 40 से 50 परिवार को रोज़गारी मिलती है। हैंड वर्क वाले हैं या फिर मशीन वर्क वाले हैं, सब कारीगर लोग इससे रोजी पाते हैं। अभी ये केस जो आपको दिख रहा है वो 2 दिन पहले अहमदाबाद में दोराजी, जो अहमदाबाद के नज़दीक स्थान है, वहाँ पे नरेंद्र भाई मोदी ने ये केस पहन के पूरी सभा को संबोधित किया था। बिल्कुल, तो हम कह सकते हैं कि ये भी एक रोजगार का माध्यम है और सिर्फ ऐसा नहीं कि गुजरात से ही यहाँ सप्लाई होता है, लेकिन पूरे भारत में सिर्फ 2 ही ऐसी जगह है जहाँ से इस तरह का साहित्य जाता है। एक है अहमदाबाद और दूसरी है सूरत। तो हम कह सकते हैं कि इलेक्शन इस तरह से रोजगार देने का एक माध्यम भी बन सकता है। केतन जोशी, अहमदाबाद। इधर चुनावी सीजन में महाराष्ट्र और कर्नाटक एक ही जगह, बीजेपी की दोनों जगह सरकारें हैं। सीमा को लेकर यहाँ मुद्दा गरमा रहा है। पूरे मामले को समझते हैं सहयोगी विनया देशपांडे से। विनया, क्या हुआ है और किस बात को लेकर विवाद शुरू हुआ कर्नाटक महाराष्ट्र में? महाराष्ट्र और कर्नाटक में जो विवाद चल रहा है वो सिर्फ बढ़ता ही नजर आ रहा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर अभी भी हियरिंग के लिए पड़ा है, लेकिन राजनीतिक तौर पे इस पे काफी बहस छिड़ गई है। जब महाराष्ट्र ने अब एक नई समिति स्थापित की है, उसी पर अब कर्नाटक के मुख्यमंत्री का कहना है कि महाराष्ट्र का जो जत एरिया है उस पर अब कर्नाटक अपना दावा जताएगा। इस पर महाराष्ट्र से काफी तीखी प्रतिक्रियाएं आ रही है। सबसे बड़ा जो पेच है वो है भाजपा के लिए, क्योंकि भाजपा की सरकारें दोनों ही राज्यों में है। आज उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ये कहा कि महाराष्ट्र की एक भी इंच जमीन कर्नाटक में नहीं जाएगी। एकनाथ शिंदे के गुट ने ये बार बार दोहराया है कि महाराष्ट्र की अस्मिता को लेकर ये कमेटी स्थापित की गई है और इस समिति के गठन के बाद जो कुछ भी होगा वो महाराष्ट्र का ही स्टांस रहेगा। पृथ्वीराज चव्हाण जो कि इस समिति के मेंबर हैं, उन्होंने कहा है कि कर्नाटक की ये जो मांग है कि जत तालुका अब कर्नाटक को दिया जाए, ये सिर्फ हास्यास्पद ही हो सकती है। तो राजनीतिक विवाद महाराष्ट्र में रंगा हुआ है। महाराष्ट्र और कर्नाटक का जो वाद है वो विवाद सिर्फ बढ़ता ही नजर आ रहा है। शुक्रिया विनया। और आप नेता सत्येंद्र जैन का एक और वीडियो बीजेपी ने आज जारी किया है। दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद जैन की एक नई सीसीटीवी फुटेज सामने आई है, जिसमें वो होटल का खाना खाते हुए दिख रहे हैं। सत्येंद्र जैन के वकील ने कहा था कि उनका वजन 28 किलो घट गया है, जबकि खबर ये है कि उनका वजन 8 किलो बढ़ गया है। इधर बीजेपी नेता मीनाक्षी लेखी ने आप पर तीखा प्रहार करते हुए कहा है कि सत्येंद्र जैन जेल में भी रिसोर्ट जैसी सुविधाओं का आनंद ले रहे हैं। दिल्ली की जनता को समझना होगा कि आम आदमी पार्टी के नेताओं की कथनी और करनी में कितना फर्क है। इससे पहले भी जैन के 4 वीडियो वायरल हुए थे, जिसमें वो एक रेप के आरोपी से मसाज करवाते हुए दिख रहे थे। इधर सत्येंद्र जैन ने सीसीटीवी वीडियो लीक को रोकने के लिए कोर्ट में याचिका दी है। जैन के वकील ने कोर्ट से कहा है कि वीडियो लीक किया जा रहा है, जेल प्रशासन और ईडी पल्ला झाड़ रहे हैं। सत्येंद्र जैन की ओर से दायर याचिका में मांग की गई है कि वीडियो डालने और चलाने से रोका जाए। और अब बात करते हैं मार्केट की। नवंबर एक्सपायरी से पहले एक दिन पहले का दिन था और बाजार में कारोबार दायरे में होता हुआ दिखाई दिया। सेंसेक्स 92 पॉइंट चढ़कर 61,511 पर और निफ्टी 23 पॉइंट चढ़कर 18,267 पर बंद हुए। आज निफ्टी बैंक की रिकॉर्ड ऊंचाई पर क्लोजिंग हुई। रेलवे, फर्टिलाइजर्स शेयरों में जोरदार तेजी रही और सरकारी बैंक से जुड़े शेयरों में भी अच्छी तेजी देखने को मिली। तो ये था मार्केट का लबोलुआब। लेकिन आज किन सेक्टर्स में ज़्यादा एक्शन हुआ, जानने के लिए चलते हैं सुमित मेहरोत्रा के पास। बताएं सुमित। देखिए, अगर बाजार के आज गेनर लूजर्स की बात की जाए तो आज निफ्टी के टॉप गेनर्स में शुमार रहा था अपोलो हॉस्पिटल। करीब 3-3.5% की तेजी यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। जेएसडब्ल्यू स्टील 0.25% का उछाल यहां पर। एचडीएफसी लाइफ 1.5% ऊपर और एसबीआई करीब 1.5% की तेजी यहां देखने को मिली। गिरने वाले शेयरों की बात की जाए तो आज अदानी एंटरप्राइज 3.5% नीचे, अदानी पोर्ट्स, हीरो मोटोकॉर्प और पावर ग्रिड करीब 1 से 1.5% तक का फॉल यहां आता हुआ दिखाई पड़ा। इसके अलावा मिड कैप के गेनर्स में आज तेजी थी पीएनबी के अंदर, सिंजीन के अंदर, आदित्य बिरला कैपिटल में और फेडरल बैंक जो करीब 2 से लेकर 3% तक बढ़ते हुए दिखाई पड़े।
मिड कैप में गिरने वाले शेयरों में राज डिलीवरी का नाम शुमार 3% नीचे, बैंक ऑफ इंडिया 1.5% नीचे, मैक्स हेल्थ केयर और टाटा एलेक्सी। मैक्स हेल्थ केयर जहां पे ब्लॉक डील का इंपैक्ट लगातार दूसरे दिन आज देखने को मिला, टाटा एलेक्सी भी करीब 67 के जोन्स में आता हुआ दिखाई पड़ा। इसके अलावा आज ऑटो में लीड कर रहा था बॉश करीब 1.25% की तेजी के साथ, अशोक लेलैंड 1% ऊपर था, टीवीएस मोटर में करीब 0.5% के आसपास की बढ़ोतरी और मारुति भी रफली 1% की तेजी के साथ बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। पीएसयू बैंक में धुआंधार तेजी है, तो उसमें पीएनबी 4.5% ऊपर, केनरा बैंक करीब 2% ऊपर, एसबीआई में 1.5% का उछाल और बैंक ऑफ बड़ौदा करीब 1.25% के आसपास की तेजी यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। शुक्रिया सुमित। और बाजार से जुड़ी हुई है एक और अहम खबर, बजट में फर्टिलाइजर सब्सिडी में अब तक की सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हो सकती है। इस एक्सक्लूसिव खबर पर ज्यादा डिटेल के साथ लक्ष्मण रॉय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बताएं लक्ष्मण जी, एक्सक्लूसिव खबर। पिछले दिनों फर्टिलाइजर मंत्रालय के साथ सलाह मशविरा किया वित्त मंत्रालय ने, तो सूत्र बता रहे हैं कि फर्टिलाइजर मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय से यह कहा कि अगले कारोबारी साल के लिए हमें ज्यादा फर्टिलाइजर सब्सिडी चाहिए और फर्टिलाइजर मंत्रालय ने 2.25 लाख करोड़ रुपए फर्टिलाइजर सब्सिडी देने की मांग की है। अब ये 2.25 लाख करोड़ रुपए का जो आंकड़ा है वो चालू कारोबारी साल के हिसाब के आधार पर देखा गया है। पहली बात कि चालू कारोबारी साल में सरकार ने करीब 1 लाख करोड़ रुपए कहा था, लेकिन बार बार बढ़ाती गई। अब फर्टिलाइजर सब्सिडी करीब 2.25 लाख करोड़ पहुंच चुकी है। माना जा रहा है कि बाकी बचे हुए महीनों में भी और देना पड़ सकता है, तो इस आधार पर मांगा जा रहा है। दूसरी चीज कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में गैस की कीमतें जो हैं वो काफी ज्यादा बढ़ गई हैं। जिस 4 बेंचमार्क के आधार पर हम घरेलू बाजार में गैस की कीमतें तय करते हैं, वो 4 बेंचमार्क में कहें तो अंतरराष्ट्रीय बाजार में एक साल में 100% से ज्यादा की बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो आगे भी बढ़ सकती है, इसके अनुमान के आधार पर यह अनुमान लगाया गया है। और साथ ही साथ डीएपी की कीमत कहें तो साल भर में करीब 65%, एमओपी 115%, यूरिया जो इंपोर्टेड है 135% इसके कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। तो इस आधार पर यह कहा गया। सूत्र यह भी कह रहे हैं कि जब फर्टिलाइजर मंत्रालय के साथ चर्चा हुई तो वित्त मंत्रालय की तरफ से भी संकेत आया है कि इस बार वो पर्याप्त सब्सिडी देंगे। इसके पीछे एक और बड़ी वजह है कि अगला कारोबारी साल जो होने वाला राजनीतिक रूप से काफी ज्यादा संवेदनशील होगा, क्योंकि 2024 में सरकार आम चुनाव में जाएगी। तो सरकार नहीं चाहे किसानों के बीच में किसी भी तरह का असंतोष हो, फर्टिलाइजर की किल्लत हो। फर्टिलाइजर की किल्लत ना हो, इसके लिए जरूरी होगा कि फर्टिलाइजर का प्रोडक्शन पर्याप्त हो, और फर्टिलाइजर का प्रोडक्शन पर्याप्त हो इसके लिए जरूरी है कि सरकार पहले ही आश्वस्त कर दे कंपनियों को कि आपको सब्सिडी हम टाइम पे पेमेंट करेंगे और वाजिब सब्सिडी देंगे। इन्हीं सब के आधार को देखते हुए लग रहा है कि बजट में इस बार काफी ज्यादा फर्टिलाइजर सब्सिडी का आवंटन किया जा सकता है। शुक्रिया लक्ष्मण जी। और बढ़ते हैं आगे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के तरीके ठीक नहीं है और इस पर सवाल उठाया है। कोर्ट ने कहा है कि नियुक्ति प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष होनी चाहिए। कैबिनेट के फैसले से नियुक्ति की जगह इसके लिए एक दूसरी बॉडी बनाई जानी चाहिए। जस्टिस के.एम. जोसेफ ने कहा कि अगर चुनाव आयुक्त को कोई फैसला प्रधानमंत्री के खिलाफ जा सकता है तो क्या ऐसा फैसला वो ले पाएगा। जस्टिस जोसेफ ने साफ किया कि वो सिर्फ उदाहरण के लिए पीएम का उल्लेख कर रहे हैं, लेकिन चुनाव आयुक्त की नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर कुछ भी काम नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट एक याचिका की सुनवाई कर रहा था जिसमें चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम सिस्टम बनाने की मांग की गई है। सरकार कोर्ट में इस याचिका का विरोध कर रही है। आर्टिकल 324(2) always envisages a situation where a law would be framed by Parliament in order to see how these election commissioners should be appointed. All that the Supreme Court has said is now lay down a procedure, make it fair, so that we are sure that when a chief election commissioner is appointed, the person appointed is independent and will do his task fairly and with integrity. इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बिक्री जैसे जैसे बढ़ रही है, ईवी से जुड़ी कंपनियां भी अपनी कैपेसिटी बढ़ा रही हैं। एथर एनर्जी ने तमिलनाडु के होसुर में एक खास स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी वाली ईवी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाई है। इस प्लांट की खासियत यह है कि यहाँ हर 40 सेकंड में एक इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाने की क्षमता है। कैसे बनता है इलेक्ट्रिक स्कूटर, ये जानने के लिए हमारे संवाददाता रोहन सिंह होसुर में एथर एनर्जी के प्लांट में पहुंचे। इलेक्ट्रिक
इलेक्ट्रिक गाड़ियों का क्रेज़ बढ़ता जा रहा है, लेकिन हम में से अधिकतर लोगों के मन में ये सवाल ज़रूर है कि आखिर इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ बनती कैसे हैं। तो यही समझने के लिए हम एथर एनर्जी के होसूर प्लांट में आए हैं और ये जो प्लांट है यहाँ पे, इसकी कैपेसिटी हम आपको बता दें कि 4.2 लाख स्कूटर ये हर साल बना सकती है इस कैपेसिटी में। और ये यहाँ की असेंबली लाइन है जो आप देख रहे हैं कि ये लगातार मूव होती है, 1 मिनट के लिए भी ये रुकती नहीं है और इस पे अलग अलग स्टेजेस पे काम हो रहा है, असेंबली का, टेस्टिंग का, हर तरह का काम यहाँ पे हो रहा है। और इस टेस्टिंग को करने के लिए, इस असेंबली को करने के लिए यहाँ पर 1100 से ज़्यादा कर्मचारी यहाँ पर हैं जो इस पूरे काम को करते हैं। और सबसे खास बात यह है कि लगातार ये काम होता रहता है, यहाँ के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो एक रिदम में काम करते हैं, ये इसकी खासियत है। और अगर कंपोनेंट्स की बात करें तो एथर एनर्जी 300 अलग अलग जो कंपोनेंट मेकर हैं वहाँ से 300 अलग अलग तरह के पार्ट्स एक स्कूटर में बनते हैं, जो कि 80 से ज़्यादा वेंडर हैं उनके, वो वहाँ से सोर्स करती हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है बैटरी मैन्युफैक्चरिंग, तो बैटरी के लिए इन्होंने एक खास तौर पे अलग से प्लांट यहाँ पे बनाया है। हालांकि जो सेल है वो अभी भी हम बाहर से ही वो यहाँ पे लेती है और यहाँ पे अलग अलग तरह के करीब एक सेल में 9 तरह के मैंडेटेड टेस्टिंग होती है। तो यहाँ पे करीब 200 से ज़्यादा टेस्टिंग की जाती है क्वालिटी को लेकर, क्योंकि हाल के दिनों में कई अलग अलग हम स्कूटर्स में देख रहे हैं कि जो आग लगने की घटनाएं हैं वो यहाँ ना हो, उसके लिए यहाँ पे कोशिश की जाती है कि क्वालिटी पे अब ज़्यादा फोकस हो गया है तमाम 2 व्हीलर कंपनियों का। और इसलिए ये जो प्लांट है फिलहाल 2 तरह के मॉडल्स निकाल रही है, 450X और 450 प्लस के लिए इसे बनाया गया है। लेकिन आने वाले दिनों में जो कंपनी ने इंडिकेशन दिया है कि वो हो सकता है कि इलेक्ट्रिक बाइक सेगमेंट में भी एंटर करे। और जैसे हम देखने को मिल रहा है कि जो कंसोलिडेशन दिख रहा है पूरे इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री में, कुछ प्लेयर्स इमर्ज होकर आ रहे हैं, तो उसमें एथर ने फिलहाल एक अच्छा खासा मार्केट शेयर कैप्चर किया है और लगातार इनका जो ग्रोथ है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो चुका है। जो एक डिफरेंस सिर्फ होता है 2 व्हीलर में और आईसी इंजन वाले जो 2 व्हीलर हैं और जो इलेक्ट्रिक वाले हैं उनमें ये है कि यहाँ इंजन की जगह आपको बैटरी पैक दिखेगा, उस पर खास तौर पे फोकस है यहाँ पे। और इसलिए इतनी बड़ी संख्या में इनके जो डिस्पैचेस हैं वो यहाँ पे हो रहे हैं। और ये कुल मिला के सेमी ऑटोमेटेड है, लेकिन जहाँ पे हम बैटरी फैसिलिटी में जाते हैं तो वहाँ अधिकतर काम ऑटोमेटेड तरीके से किया जा रहा है। कैमरामैन हृदय पात्रा के साथ रोहन सिंह, होसूर। और अब बात फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप की। आज फुटबॉल वर्ल्ड कप का चौथा दिन है और आज भी 4 मैचेस हैं। आज का पहला मुकाबला खेला गया ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस के बीच, जहां फ्रांस ने ऑस्ट्रेलिया को आसानी से 4 गोल से हरा दिया, जबकि ऑस्ट्रेलिया फ्रांस पर कोई भी गोल नहीं कर पाई। इस बार फ्रांस की भी कप की प्रमुख दावेदार है। आज का दूसरा मैच क्रोएशिया और मोरक्को के बीच खेला गया। पूरे मैच में दोनों टीमें कोई गोल नहीं कर पाई। आज के मैच में क्रोएशिया के स्टार स्ट्राइकर लूका मॉड्रिक से काफ़ी उम्मीदें थीं। आपको याद होगा पिछले वर्ल्ड कप में अपने शानदार खेल से क्रोएशिया ने पूरी दुनिया का दिल जीत लिया था। और तीसरा मुकाबला जर्मनी और जापान के बीच है, जो इस वक्त भी चल रहा है, खेला जा रहा है। अभी तक मैच में जर्मनी ने 1 गोल की बढ़त बना ली है। इस मैच में जर्मनी के प्रदर्शन पर सबकी नजरें हैं। और आज का आखिरी मुकाबला खेला जाएगा स्पेन और कोस्टा रिका के बीच। ये मुकाबला आज रात 9:30 बजे होगा। और आप ये सभी मैच जियो सिनेमा ऐप के साथ साथ स्पोर्ट्स 18 और स्पोर्ट्स 18 HD टीवी चैनल्स पर फ्री में देख सकते हैं। और अब एक अच्छी खबर मुंबई से। मुंबई के वीर माता जीजाबाई भोसले उद्यान में इन दिनों पर्यटकों की भीड़ उमड़ रही है। वजह, यहाँ लोग बेबी पिंगुइन्स को देखने के लिए बड़ी संख्या में आ रहे हैं। पार्क की पिंगुइन ने 3 बच्चों को जन्म दिया है। इनमें 2 नर और 1 मादा है। अब जू पहुंचने वाले विजिटर्स खास तौर पर इन ट्रिपलेट्स को देखना नहीं भूलते। जानकारी के मुताबिक नवजात पिंगुइन्स का नाम एलेक्सा, फ्लैश और बिंगो रखा गया है। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इन खबरों पर अपडेट रहिए, जुड़े रहिए CNBC आवाज से ट्विटर, फेसबुक और YouTube के जरिए। नमस्कार।